हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी लॉ एड्स। हमने पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट को डिस्कस किया है फ्रॉम द आर्टिकल 41 टू 46, जिसमें हमने देखा था प्रेसिडेंट क्या होता है, उसकी पावर्स, उसकी इलेक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स 47 टू 49 तक आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 47, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट को किस तरह रिमूव किया जाता है और किन किन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव किया जाता है उसे ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी, या उसे इम्पीच किया जा सकता है ऑन अ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रास मिसकंडक्ट। अगर वो फिजिकली या मेंटली जो है वो डिसेबल है, वो सोच समझ के काबिल नहीं है, तो वो रिमूव किया जा सकता है। या उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, उससे वायलेट कर रहा है, ऑबे नहीं कर रहा है, तो उसे इम्पीच कर दिया जाएगा। या क्लॉज 2 में ये है कि 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस, किसी भी हाउस की 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो है वो एक रिटन नोटिस प्रिपेयर करेंगे। उसमें वो तमाम इनकेपेसिटीज़ लिख देंगे, प्रेसिडेंट के रीजंस लिख देंगे कि वो क्यों चाहते हैं इसकी रिमूवल, और वो सबमिट करेंगे अगर तो नेशनल असेंबली है तो स्पीकर को, और अगर सेनेट है तो चेयरमैन को, जिसमें वो कहेंगे उन्हें कि मूव करें एक रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट या इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लॉज 3 में है कि अगर नोटिस जो है वो रिसीव किया जाता है बाय द चेयरमैन, तो वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा स्पीकर को। क्लॉज 4 कहता है कि स्पीकर को अगर तो नोटिस मिला क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग या 3 के अकॉर्डिंग, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसी नोटिस की जो कॉपी है वो भेजेगा प्रेसिडेंट को। क्लॉज 5 कहता है द स्पीकर शैल समन द टू हाउस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग नॉट अर्लियर देन 70 और नॉट अर्लियर देन 14 डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय हिम। स्पीकर ने जो क्या करना है, दोनों हाउस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाना है, लेकिन 1 हफ्ते से पहले नहीं और 2 हफ्तों के बाद नहीं। यानी कि अगर आज उसे रिसीव हुआ है तो 1 वीक का वो वेट करेगा, रिसिप्ट उसे भेज देगा प्रेसिडेंट को, और 1 वीक का वेट करेगा। 1 वीक के बाद अगले वीक में उसने जॉइंट सिटिंग अरेंज कर लेनी है, और दोनों वीक्स के गुजर जाने के बाद नहीं वो कर सकता। क्लॉज 6 में है कि जो जॉइंट सिटिंग है वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है ग्राउंड्स को, और किसी के थ्रू भी उन्हीं ग्राउंड्स को इन्वेस्टिगेट करवा सकती है। क्लॉज 7 में प्रेसिडेंट को राइट टू अपीयर दिया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी और जॉइंट सिटिंग में भी। क्लॉज 8 में है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉइंट सिटिंग रखी जाएगी, उस जॉइंट सिटिंग में वोटिंग होगी, और वोटिंग में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट जो है अगर इस हक में वोट देती है कि प्रेसिडेंट अनफिट है, उसे ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, तो इमीडिएटली जो है वो इम्पीच हो जाएगा प्रेसिडेंट। आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। क्लॉज 1 में ये है कि प्रेसिडेंट ने एक्ट करना है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। प्रोविजन यहाँ पर ये दी गई है कि जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर को उसी एडवाइस को रिकॉन्सिडर करने के लिए कह सकता है विद इन 15 डेज़, और अगर प्रेसिडेंट और कैबिनेट रिकॉन्सिडरेशन के बाद भी वही एडवाइस रखते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने उसी एडवाइस पर जो है वो एक्ट करना है। क्लॉज 2 में ये है कि वैसे तो क्लॉज 1 में बता दिया गया है जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एम्पावर किया हुआ है प्रेसिडेंट को कि वो अपने तौर पर जो है वो डिसीजन ले सकता है, तो उसकी उस डिस्क्रिशन की वैलिडिटी को कोई भी कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी अथॉरिटी क्वेश्चन नहीं कर सकती। क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी स्टेट का मिनिस्टर जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस किया है। क्लॉज 5 वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1। अगर प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, इट कैन ओनली हैपन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, खुद से वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर वो उनके एडवाइस पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देगा तो सबसे पहले वो एक डेट अपॉइंट करेगा वो जनरल इलेक्शन टू द असेंबली, और वो डेट उसने अपॉइंट करनी है 19 डेज़ के अंदर अंदर, उनके बाद नहीं। उसके बाद उसने एक केयर टेकर भी अपॉइंट करना है कैबिनेट के लिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224A। इन दोनों आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली उसने एक केयर टेकर भी अपॉइंट करना है कैबिनेट के लिए। क्लॉज 6 है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कभी लगता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के किसी मैटर पर रेफरेंडम होल्ड करना चाहिए, तो सबसे पहले वो ये मैटर जो है रेफ़र करेगा जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में। तो अगर वो जॉइंट सिटिंग उसे अप्रूव कर देती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है उस रेफरेंडम को एक क्वेश्चन की फॉर्म दे देगा जिसका आंसर होगा येस और नो। क्लॉज 7 है कि पार्लियामेंट जो है ये उसका एक्ट है कि उसने उस रेफरेंडम की होल्डिंग के लिए प्रोसीजर भी देना है, और उसने उसका रिज़ल्ट जो है उसको कंपाइल भी करना है और कंसोलिडेट भी करना है।
आर्टिकल 49 के कब चेयरमैन और स्पीकर जो हैं वो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लॉज 1 में ये है कि अगर जो प्रेसिडेंट है उसका ऑफिस वैकेंट है बाय द रीज़न ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो चेयरमैन जो है वो परफॉर्म करेगा फंक्शंस। और अगर चेयरमैन अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस है तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो एक्ट करेगा एज द प्रेसिडेंट जब तक कि दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। क्लॉज 2 है कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान से एब्सेंट है या कोई और वजह है कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, तो या तो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ये इन दोनों में से कोई भी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट के जब तक कि प्रेसिडेंट वापस नहीं आ जाता पाकिस्तान और अपने फंक्शंस दोबारा से होल्ड नहीं कर लेता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।